नमस्कार दोस्तों, अक्सर हम सुनते आ रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर राज किया और भारत को अपना गुलाम बना दिया। लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। जिस ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर राज किया, भारत को अपना गुलाम बनाया, वो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के लिए ही बनी थी और भारत के अंदर ही खत्म हो जाती है। तो आइए जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी बनी कैसे थी और कैसे खत्म हो जाती है और कैसे ब्रिटिश सरकार का सीधा शासन भारत पर हो जाता है और भारत ब्रिटिश सरकार का गुलाम बन जाता है। सन 1600 ईस्वी के आसपास भारत के अंदर मुगलों का शासन था और उस टाइम भारत इतना समृद्ध था, इतना शक्तिशाली था और भारत के अंदर पैदावार इतनी होती थी कि पूरी दुनिया का 25% अकेले भारत के अंदर उत्पादित होता था। और उस वक्त भारत इतना समृद्ध शक्तिशाली था कि पूरी दुनिया के लोग भारत को देखने के लिए आते थे। और उस टाइम भारत के अंदर मुगल राज अकबर का शासन था। ठीक उसी वक्त ब्रिटेन के अंदर महारानी एलिजाबेथ प्रथम का शासन था। देश गृह युद्ध से उभर रहा था और उस वक्त ब्रिटेन भी कृषि पर ही निर्भर था और पूरी दुनिया का उत्पादन का मात्र 3% ही ब्रिटेन के अंदर उत्पादित होता था। और उस वक्त ब्रिटिश के कई घुमंतु व्यापारी अवसर की तलाश के अंदर दूर दराज देशों के अंदर घूमते ही रहते थे। ऐसे ही एक घुमंतु व्यापारी रॉल्फ फिश ने भारत की यात्रा की। वापस ब्रिटेन जाकर के जेम्स लेकेंडर को भारत की समृद्धि, भारत के अंदर व्यापार के अवसर और भारत के मार्केट के बारे में बताया। लेकेंडर ने इन्हीं के द्वारा बताई गई बातों के आधार पर भारत के अंदर बढ़ते व्यापार के अवसर को देखते हुए 200 व्यापारियों को इकट्ठा करके एक कंपनी को बनाने की बात करी और 31 दिसंबर 1600 के अंदर एक कंपनी बनाई जिसका नाम रखा ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि भारत के अंदर व्यापार करेगी। और इस कंपनी को महारानी एलिजाबेथ से पूर्वी एशिया के अंदर व्यापार करने का अधिकार भी मिल जाता है। और उस वक्त कंपनी का मकसद सिर्फ इतना, भारत के अंदर व्यापार करना। वहीं दूसरी ओर भारत के अंदर 1605 के अंदर अकबर का निधन हो जाता है। उनके बेटे जहांगीर संभालते हैं। 1608 के अंदर पहली बार कंपनी के कैप्टन विलियम हॉकिंस भारत के सूरत बंदरगाह पर अपना पहला कदम रखते हैं और उन्होंने 1609 के अंदर आगरा जाकर के जहांगीर से व्यापार की अनुमति मांगी। लेकिन उस वक्त भारत के अंदर पुर्तगाली पहले से ही बादशाह के अंडर में व्यापार कर रहे थे, तो पुर्तगालियों के विरोध पर इनको अनुमति नहीं मिली। ऐसे में विलियम हॉकिंस वापिस अपने ब्रिटेन चले जाते हैं। इसके कुछ टाइम बाद थॉमस रो भारत आते हैं और वे बादशाह को महंगे महंगे उपहार, गिफ्ट और अपनी बातचीत से इतना प्रभावित कर लेते हैं कि उनको भारत के अंदर व्यापार करने की अनुमति मिल जाती है और फाइनली ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आ ही जाती है। शुरुआत में कंपनी चांदी के बदले साए, मसाले, कपास, कपड़ा और खनिज खरीद करके लेती थी और विदेशों में भारी कीमत पर बेच करके पैसा कमाती थी और शुरुआत के 50 साल तक को ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहा। लेकिन उस टाइम भारत के अंदर इस कंपनी के 2 कॉम्पिटिटर और भी थे, एक पुर्तगाली थे और फ्रांसीसी थे। कंपनी को इनको भी अपनी बीट में पीछे हराना था, तो उनको भी अपनी चाहिए थी सेना जो कि उनसे लड़ सके। और इनसे मुकाबले के लिए 1670 के अंदर ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को विदेशों के अंदर जाकर के जंग लड़ने और अपने उपनिवेश को बढ़ाने का अधिकार दे दिया। ब्रिटिश सरकार का यही फैसला कंपनी के लिए बहुत बड़ा साबित होता है और पूरा भारत देश कंपनी का गुलाम बन जाता है। जैसे ही कंपनी को यह अधिकार मिलता है तो कंपनी अपने कॉम्पिटिटर से लड़ने लगती है और अपने कॉम्पिटिटर को हरा देती है। उसके बाद कुछ क्षेत्रों पर अपना कब्जा जमा लेती है, तो नवाब अपने अपने हिसाब से अपने अपने इलाके में कंपनी से लड़ने लगते हैं। तो कंपनी एक तरकीब निकालती है और नवाबों को आपस में लड़ाने लगती है। तो एक नवाब के खिलाफ कंपनी दूसरे नवाब की हेल्प करती है। ऐसे में नवाब एक एक करके हारते जाते हैं और पूरे भारत के ऊपर कंपनी का राज होता था। लेकिन एक ऐसा इलाका है जो कि अभी भी कंपनी के हाथ से बाहर था, वो था बंगाल। और वो इलाका आज के दिन के लंदन के जैसा दिखता था, यानी कि पूरी चकाचौंध से भरा हुआ था और लंदन जैसा समृद्ध इलाका था। बंगाल पर राज करने के लिए प्लासी का युद्ध करती है कंपनी और उसमें सिराजुद्दौला को मारा जाता है और मीर जाफर को उसका उत्तराधिकारी बनाया जाता है। लेकिन कुछ टाइम बाद में उनको भी हटा दिया जाता है और पूरे बंगाल पर सीधा कंपनी का राज हो जाता है। जैसे जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के ऊपर राज करती जाती थी, वैसे वैसे ब्रिटिश सरकार भी उसके ऊपर पूरी नजर बनाए हुई थी और साल 1784 के अंदर ब्रिटिश सरकार ने इंडिया एक्ट पारित कर दिया और इसके तहत भारत पर सीधा ब्रिटिश सरकार का राज हो गया। हालांकि कंपनी अभी भी भारत के अंदर ऐसे ही कंटिन्यू व्यापार को बढ़ाती जा रही थी और 1857 तक कंपनी आते आते बहुत ही बड़ा रूप धारण कर चुकी थी। लेकिन अब ब्रिटिश सरकार का सीधे भारत पर राज हो गया था, तो ऐसे में कंपनी का धीरे धीरे उल्टे दिन आने शुरू हो गए थे और 1833 के अंदर कंपनी से व्यापार करने के सारे अधिकार छीन लिए गए।
और कंपनी की 2.5 लाख सेना को ब्रिटिश सरकार की सेना के अंदर शामिल कर दिया। एक सदी यानी कि पूरे 100 साल तक भारत पर राज करने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1874 के अंदर पूरी तरीके से खत्म हो जाती है और ब्रिटिश सरकार का पूरी तरीके से भारत पर शासन हो जाता है। 1874 से लगा करके 1947 तक ब्रिटिश सरकार ही भारत पर राज करती है और 1947 के अंदर भारत को आजाद कर देती है। दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी के बनने से लगा करके खत्म होने तक की कहानी आपको कैसे लगी कमेंट में बताइए और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।